अरेंज मैरिज वर्सेस कोर्ट मैरिज वाली बहू की रसोई। सुनिए जी, अब ना मुझसे घर के काम नहीं होते, इसलिए अब हमें इस घर में बहू लेकर आना होगा जो हम सबकी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सके। सही कहा तूने बहू, अब हमें अभय का बिया करवा देना चाहिए और बिया होते ही हम अभय को शहर से यहाँ बुला लेंगे और फिर उसे यही गांव में काम करने को लगाएंगे। ये है इरावती, जो नामपुर गांव में अपने बहू बेटे दीपेश, शांति, 5 पोते रमेश, सुरेश, महेश, अजीत कुमार और 2 पोते जानकी, निकिता के साथ अपने घर में रहती है। शांति का बड़ा बेटा अभय शहर में नौकरी करता है और बाकी बेटे गांव में ही मजदूरी करते हैं। और एक बात, इस घर में बहू मेरी ही पसंद की आएगी जो गांव की संस्कारी लड़की होगी। रात का समय निकिता अपने कमरे में थी, तभी वो अभय को कॉल करती है। अभय शहर में अपने रूम में था। हाँ निकिता बोलो। भाई, यहाँ आपकी शादी की बात चल रही है और माँ तो आपके लिए गांव में रहने वाली एक संस्कारी लड़की ढूंढ रही है। क्या? पर अचानक से मेरी शादी की बात कैसे निकल आई? वो दादी माँ का कहना है कि अब इस घर में बहू को लाने का समय आ चुका है। निकिता अभय को सारी बात बताती है। थोड़े समय बाद अभय कॉल कट कर देता है। अगर माँ ने मेरे लिए लड़की देख ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कल ही कविता से बात करनी होगी। अभय यहाँ शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है और ये यहीं रहता है। अगले दिन अभय एक सुंदर गोरी लड़की कविता के साथ एक पार्क में था। कविता, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मेरे परिवार वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। हम शादी जरूर करेंगे, पर कोर्ट मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज करेंगे। कविता, तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो। मेरी माँ पुराने जमाने की सोच वाली हैं और वो मेरे लिए गांव की लड़की देख रही हैं। उनका कहना है कि शहर की लड़कियां संस्कारी नहीं होती, इसलिए उन्हें शहर की लड़कियां पसंद ही नहीं है। पर मैं तो संस्कारी लड़की हूँ ना, साधारण सिंपल तरीके से रहती हूँ। ये बात मुझे पता है, पर माँ को नहीं। इसलिए एक बार शादी हो गई ना तो फिर माँ कुछ नहीं कर पाएंगी। अभय और कविता एक दूसरे से प्यार करते हैं। कविता एक मिडिल क्लास परिवार की बेटी है। उसके परिवार को अभय और उसके रिश्ते के बारे में पता है। ठीक है अभय जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इधर शांति गांव में रहने वाली एक पायल नाम की लड़की को पसंद कर लेती है। शांति घर में थी और उसके हाथ में पायल की तस्वीर थी। अब तो पायल ही हमारे घर की बहू बनेगी। मैं कल ही अभय को यहाँ बुला लेती हूँ। पायल तो दिखने में बड़ी संस्कारी लग रही है। जी माँ जी, गांव की लड़कियां संस्कारी ही तो होती हैं, वरना शहर की लड़कियां तो एक नंबर की आलसी होती हैं, जो न घर संसार अच्छे से संभाल पाती हैं, न खाना अच्छा बनाती हैं, न कोई काम अच्छे से करती हैं। अगले दिन कविता और अभय शहर में एक कोर्ट में आते हैं। तुम दोनों अपनी खुशी से ये शादी कर रहे हो? जी सर। जी सर। तभी विवाह अधिकारी कानूनी तरीके से अभय और कविता का विवाह करवा देते हैं, जिसके बाद दोनों की कोर्ट मैरिज होने पर दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। तभी अभय कविता को लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। कुछ घंटे बाद शांति के घर दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। आ गया अभय। तभी रमेश दरवाजा खोलता है तो सामने अभय और कविता खड़े थे। कविता साड़ी में थी, उसके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। तभी वहां पर सब आते हैं। भाई, ये लड़की कौन है? जवाब दे अभय, कौन है ये लड़की? माँ, ये कविता है, मेरी पत्नी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या पत्नी? मैंने और कविता ने कोर्ट मैरिज कर ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है ना अभय बेटा? ये सच है माँ। कविता और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं शहर में कविता के ही घर के एक कमरे में किराए में रहता हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। ये अभय शहर की लड़की से बिया करके आ गया। अरे यहाँ मैंने तेरे लिए इतनी संस्कारी गांव की लड़की देखी और तूने शहर की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। माँ, कविता बहुत अच्छी लड़की है, काफी समझदार और संस्कारी है ये। बेटा, हमारे परिवार के बेटे अपनी बड़ों की पसंद की लड़की से ही शादी करते हैं। हमारे पूर्वजों में आज तक किसी ने भी कोर्ट मैरिज नहीं की है। विवाहित जोड़े वही सही रहते हैं जिसमें परिवार और माता पिता की रजामंदी हो। शांति अभय को काफी खरी खोटी सुनाती है। थोड़े समय बाद, मैं इस गवार कविता को अपने बहू कभी नहीं मानूंगी। हम भी इन्हें अपनी भाभी नहीं मानेंगे। अब जो हुआ सो हुआ। अभय की शादी इस लड़की से हो चुकी है और हमें इस बात को अब स्वीकार करना होगा। तभी अभय कविता को अपने कमरे में लेकर आता है। अगले दिन कविता अपने कमरे से बाहर रसोई में आती है तो वहाँ शांति चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी। माँ जी, मैं कर देती हूँ चाय नाश्ते की व्यवस्था। चल जा यहाँ से, मेरी रसोई में आने की हिम्मत भी तू मत करना। शांति कविता को रसोई से बाहर निकाल देती है।
कोई नहीं बहू, तू घर की सफाई कर ले। कविता घर की सफाई करने में लग जाती है। अब शांति सारे दिन में कविता को रसोई में घुसने ही नहीं देती। अगले दिन, सुनिए जी, अभय ने तो पायल से शादी नहीं की, तो हम पायल की शादी रमेश से करवा देते हैं। ठीक है शांति। तभी अगले ही दिन शांति रमेश की शादी गांव में रहने वाली एक पायल नाम की लड़की से करवा देती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे सब घर के हॉल में थे। कितनी संस्कारी है मेरी पायल बहू, इसमें सर्वगुण संपन्न सारे गुण हैं। इसे कहते हैं माता पिता की पसंद, इसे कहते हैं बहू। शांति, अब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां अपनी बहुओं के कंधों पर डाल देनी होंगी। सही कहा तूने दीपेश। पायल बहू तू कपड़े धोना और दोपहर के खाने की व्यवस्था करेगी, और कविता बहू बर्तन धोना, घर की सफाई करना और रात के खाने की व्यवस्था करना। अरे माँ जी, इन शहरी लड़कियों को ना घर के काम ही नहीं आते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस कविता को खाना भी बनाना नहीं आता होगा, क्योंकि शहर की लड़कियों को घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, मॉडर्न कपड़े पहनना, यही सब आता है। असल संस्कार तो गांव की लड़कियों में होते हैं, जैसे मेरी पायल बहू में है। देखना, पायल बहू हमारे इस घर में 4 चांद लगा देगी। ये हम खुद देख लेंगे बहू, कि दोनों बहुओं में से कौन अच्छी है और कौन आलसी बेकार है। पायल बहू, जा सबके लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था कर। पायल रसोई में आती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। माँ हमेशा कहती थी मुझसे कि पायल खाना बनाना सीख ली, पर मैंने माँ की बात ही नहीं मानी। पायल चल, आकर रोटियां डाल, और फिर मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ वो भी अच्छे से सीख ले। माँ, मुझे नहीं बनाना है खाना, मैं रिया के घर जा रही हूँ। चुपचाप यहाँ आकर खाना बनाना सीख, वरना ससुराल जाकर क्या करेगी? इतनी बड़ी तो तू हो गई है और तुझे अब तक खाना बनाना तक नहीं आता। माँ, जब मेरी शादी तय हो जाएगी ना, तब मैं सीख लूंगी खाना बनाना। पायल बाहर चली जाती है। ये लड़की बिना पता नहीं ससुराल जाकर क्या करेगी। अगर माँ की बात मानकर मैं रसोई का काम, खाना बनाना सीख जाती, तो आज मुझे यहाँ इतनी परेशानी नहीं होती। बाहर माँ जी मेरी इतनी तारीफ कर रही है कि मैं इतनी संस्कारी हूँ, मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी, पर मुझे तो रोटी भी बनानी नहीं आती। पायल एक नंबर की आलसी है। उसे घरेलू काम, खाना बनाना ये सब नहीं आता था। इधर शांति और सब घर के हॉल में बैठे थे। देखना, मेरी पायल बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगी ना कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि पायल बहू अच्छा खाना बनाएगी? तुमने खाया है पहले कभी पायल बहू के हाथ का खाना? पायल बहू को मैंने पसंद किया है, और मेरी पसंद सबसे अच्छी है। देखना, इस शहरी कविता से ज्यादा गुण मेरी पायल बहू में है। इधर पायल रसोई में परेशान खड़ी थी। क्या करूं मैं? अगर मैं खाना नहीं बना पाई तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं आज जैसे खाना बनाती थी, मैं वैसे खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। तभी पायल एक थाली में आटा गूंथती है, और फिर जैसे ही रोटी बेलती है तो गोल के बजाय वो पापड़ की तरह लंबी रोटी बेल लेती है। ये रोटी लंबी कैसे हो गई? माँ तो गोल रोटी डालती थी। तभी पायल जैसे तैसे लंबी, चौकोर, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बेलती है और उसे बना लेती है। तभी वो पालक की सब्जी गैस पर बनाने के लिए रखती है और दूसरे चूल्हे पर चावल बनाने रख देती है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि मसाला, नमक, मिर्च कितना डालते हैं। भगवान जी, बस खाना अच्छे से बन जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, वरना यहाँ सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। थोड़े समय बाद कविता किसी काम से रसोई में आती है तो पायल के हाथ की बनी रोटियां देखकर वो दंग रह जाती है। पायल ने टेढ़ी मेढ़ी, आधी कच्ची आधी जली रोटियां डाली थी। अरे ये क्या पायल, ये कैसी रोटियां बनाई है तूने? जेठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? क्या? अरे बाप रे, बाहर तो माँ जी तेरी तारीफों के इतने फूल बरसा रही हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तूने खाना इतना बेस्वाद बनाया है और तुझे खाना बनाना नहीं आता, तो वो कितना गुस्सा करेंगी। माँ हमेशा कहती थी मुझे कि पायल घरेलू काम सीख ले, पर मैं उनकी बात नहीं मानती थी। तू चिंता मत कर पायल, मैं तुझे माँ जी की नजरों में नहीं गिरने दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। तू यहाँ दरवाजे पर खड़ी रहकर बाहर नजर रख, मैं 10 मिनट में चावल और सब्जी बना देती हूँ। कविता पायल के बनाए चावल देखती है तो चावल में बहुत सारा पानी था और सब्जी में काफी ज्यादा नमक और मिर्च थी। ये खाना तो कितना बेस्वाद है। अच्छा है माँ जी ने इस खाने को नहीं चखा। थोड़े समय बाद कविता अपने हाथों से तुरंत चावल, मेथी, पालक की सब्जियां, मीठा ये सब बना लेती है। पायल, मैंने खाना बना लिया है, अब तू ये खाना लेकर बाहर जा। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने कविता के बनाए स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। वाह पायल, वाह बहू, तूने तो कितना कुछ बना लिया है। देख मेरी बहू का कमाल। तभी सब खाना खाने लगते हैं। वाह,
बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने बहू। देख कविता बहू, इसे कहते हैं संस्कारी बहू। तू तो जीवन में भी कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाएगी। ये होते हैं अरेंज मैरिज और अपनी पसंद की बहू को घर लाने का फायदा। तू तो शहरी है, तुझे तो ठीक से रोटियां भी डालनी नहीं आती होंगी, तो तू खाना क्या खाक बनाएगी। ये सुनकर कविता पायल दंग रह जाते हैं। अरे माँ जी, ये खाना जेठानी जी ने ही बनाया है। तभी सब खाना खाकर पायल की बड़ी तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद पायल घर की सफाई कर रही थी तो आधी सफाई करते ही वो थक जाती है। पहले पता होता अगर कि ससुराल में इतने काम होते हैं तो मैं शादी ही नहीं करती। सफाई करते करते तो हालत ही खराब हो गई मेरी। चलो जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, इतनी सफाई बहुत हो गई। आधी सफाई करके पायल कमरे में चली जाती है। तभी कविता कपड़े धोकर घर में आती है। अरे पायल ने आधी अधूरी सफाई क्यों की? अगर माँ जी देखेंगी तो उस पर गुस्सा करेंगी। चलो मैं ही बाकी की सफाई कर देती हूँ। तभी कविता अपने हाथों से बाकी की सफाई करती है। थोड़े समय बाद पायल कविता को सफाई करते देख लेती है। जेठानी जी कितनी अच्छी है, कितनी सहायता कर रही है मेरी। अब इसी तरह पायल आलस से हर काम अधूरे करती है और कविता अपनी अच्छाई दिखाकर उसके काम को पूरा करती है। रात का समय कविता रसोई में चिकन बिरयानी, सब्जी, मेथी के पराठे ये सब बना लेती है। चलो खाना तो बन गया, अब छत से सूखे कपड़े लेकर आ जाती हूँ। कविता जैसे ही रसोई के बाहर जाती है तभी शांति रसोई में आती है। इस घर में सबको पता लगना चाहिए कि मैं जो कविता के बारे में बुरा भला कहती हूँ वो सब सही है। इसे कुछ नहीं आता, खाना तो इसने बेसुआद ही बनाया होगा। चलो इसके बेसुआद खाने को थोड़ा और खराब कर देती हूँ। शांति खाने को चखे बिना ही उसमें कई सारा नमक, लाल मिर्च ये डालकर बाहर चली जाती है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे जैसे ही कविता की बनाई खाने का पहला निवाला लेते हैं तो अरे अरे पानी पानी, अरे बाप रे, बिरयानी में तो बहुत तेज मिर्च है। सब पानी पीने लगते हैं। कविता बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? मेथी के पराठे में कोई चीनी डालता है क्या? और सब्जी और बिरयानी में इतना नमक? तू तो बेहद बेस्वाद खाना बनाती है बहू। हमें नहीं खाना ये बेकार सा खाना। इतनी जोरों की भूख लगी थी और भाभी ने बेस्वाद खाना बनाकर सारी भूख का सत्यानाश कर दिया। अब है अपनी आंखों से देख ले अपनी पत्नी के कारनामे। बेटा, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहकर गए कि परिवार की पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, वरना कोर्ट मैरिज का नतीजा यही होता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, फिर खाने में नमक मिर्च कैसे ज्यादा हो गया? ये कविता ना मेरी पायल बहू की जूती के भी बराबर नहीं है, क्योंकि पायल बहू मेरी पसंद की बहू है और मेरी पसंद कैसी होती है देख लिया है आप सबने। सही कहा तूने शांति, हम ही तेरी बात समझ नहीं पाए। अब है बेटा, अगर तू हमारी बात मान लेता तो आज ये सब ना होता। इस कविता से शादी करके तूने तो अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया। सब कविता को बुरा भला कहने लगते हैं। ये सुनकर कविता खूब रोने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जेठानी जी तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, फिर उनका खाना खराब कैसे हो गया? जरूर उनके खाने में किसी ने छेड़खानी की है। अगले दिन पायल फिर से रसोई में आती है तो कविता फिर से आकर खाना बनाकर उसकी सहायता करती है। फिर घरेलू काम में भी उसकी सहायता करती है। और रात के खाने की बारी आती है तो शांति फिर से चुपके से कविता का बनाया खाना खराब करके उसे सबके सामने फिर से बुरा भला कहने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता पायल छत पर थे। जेठानी जी, जब आप दिन में मेरे हिस्से का खाना बनाती हो तब तो आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, फिर रात में आप कैसे बेस्वाद खाना बना रही हो? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही पायल। मैं तो रोज अच्छा ही खाना बना रही हूँ, पर पता नहीं अचानक वो खाना खराब कैसे हो जाता है। कविता को पता नहीं था कि उसका बनाया खाना रोज रोज शांति ही खराब करती जा रही थी, क्योंकि शांति सबकी नजरों में कविता को बुरा करना चाहती थी ताकि सब पायल की वाहवाही करें। अब रोज रोज कविता पायल के काम करके उसे सबकी नजरों में अच्छा रखने लगी। एक शाम कविता छत से सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इस हादसे में कविता के दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और वो कमरे में बेड का सहारा बन जाती है। अगले दिन कविता बहू के तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। पायल बहू, अब तुझे ही घर के सारे काम करने होंगे। माँ जी, पायल बहू ना बहुत समझदार है, वो सारे काम बहुत अच्छे से करेगी। वैसे भी उस कविता के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। पायल बहू जा, सबके लिए चिकन बिरयानी, सब्जी और आलू के पराठे बना दे। पायल रसोई में आती है। हर बार जेठानी जी मेरी सहायता कर देती थी, पर उनके साथ तो अब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब कैसे बनाऊंगी मैं खाना? तभी जैसे तैसे पायल खाना बनाने की कोशिश करती है। अब वो बिरयानी में गलती से चीनी डाल देती है, सब्जी में ज्यादा नमक कर देती है और पराठों में ज्यादा हल्दी डाल देती है। थोड़े समय बाद सब खाने की टेबल पर बैठे थे, वहां कविता भी थी।
तभी सब जैसे ही खाना खाते